दोस्तों कार्डबोर्ड फेंकने का दिन है ना कचरे का, तो देखो यहाँ पे लोगों ने अपने कार्डबोर्ड ला के रखे हैं। तो यहाँ पर भी किसी का घर है, फिर आके अपने सारे जो घर के कार्डबोर्ड है इस तरीके से यहाँ पे ला के रखे हुए, और कल गाड़ी आएंगी यहाँ पे सुबह और इसको लेके जाएगी। लो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पिछले काफ़ी दिनों से दोस्तों मैं फ़िलीपीन में था और मैंने आपके कमेंट पढ़े कि आपको जापान की याद आ रही है। काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैं जापान वापस कब जा रहा हूँ। तो फाइनल दोस्तों मैं जापान में आ चुका हूँ और आज इतने दिनों के बाद में हम जा रहे हैं दोस्तों ऑफिस में। हाँ मुझे काफ़ी आई थिंक महीने हो चुके हैं मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही होता है और मेरे सारे जो टीम मेंबर होते हैं वो घर से ही काम करते हैं। बट आज जाने का पर्पज़ है, आपको गेस आपने कर ही लिया होगा क्योंकि बहुत बार मैं पिछली बार जब भी ऑफिस गया तो मैंने आपको बताया था कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो क्यों जाता हूँ। तो वन रीज़न होता है ऑफिस जाने का कि अगर टीम में कोई नया मेंबर आ रहा है या कोई नया मेंबर छोड़ के जा रहा है। ये देखो यहाँ पे अभी घर का काम चल रहा है, बहुत दिनों से काम चल रहा है इस घर का। और ये देखो छोटा सा बुलडोजर जा रहा है गाड़ी के ऊपर से। तो हाँ, मैं बोल रहा था आपको कि अगर टीम में कोई नया मेंबर आ रहा है छोड़ के जा रहा है तब ही सारे टीम मेंबर एक साथ में उसी दिन जाते हैं। तो हाँ, आज एक नया मेंबर ज्वाइन किया है, आज नहीं किया है, एक हफ़्ता हो चुका है। तो आज होने वाला है हमारा नोमी खाई यानी ड्रिंकिंग पार्टी। यानी जब भी कोई ओकेजन होता है तो ये नोमी खाई रखते हैं, जापान में कल्चर होता है। तो जब भी नोमी खाई होता है तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप उसको मना मत करो। तो आज ऑफिस जाते जाते मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लूँगा। पिछले काफ़ी दिनों से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हैं, तो जब तक हम ऑफिस नहीं पहुँचते और आज दिन भर जब तक मैं ऑफिस में हूँ, घर आते वक्त मैं सारे आपके आज क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। आ गया है मेरा घर के पास का स्टेशन, नोगाता स्टेशन साउथ एग्ज़िट। तो चलिए जाते अभी अंदर, और ट्रेन आई थिंक आने ही वाली है। जस्ट बैरिकेड यहाँ पे लगे हुए हैं, तो चलिए जल्दी से दौड़ते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर खाली पड़ा है। ये देखो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों पहुंच गए हम हमारे अभी ऑफिस के बिल्डिंग में। 2 लाइन चेंज करके अभी हम आए हैं। और जापान में ना आपको ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बहुत ही सिंपल और इजी होता है। यानी यहाँ पर आप बॉस को बहाना नहीं दे सकते कि यार ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए मुझे देरी हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेन से भी अगर आपको देरी हो रही है ना तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक टिकट काउंटर पे। यानी ट्रेन स्टेशन अगर ट्रेन की वजह से आपको लेट हुआ है तो आपको एक कूपन देंगे जो कि आप आपके बॉस को दे सकते हो और उसको बोल सकते हो कि भाई मुझे ट्रेन की वजह से लेट हुआ है। बट वो रेयरली होता है। और यहाँ पे अभी लंच टाइम हुआ है ना, तो लोग अभी इस तरीके से खाना खाने बैठे हुए हैं। अंशु ने क्वेश्चन पूछा है, हेलो भैया नाइस वीडियो, व्हाई यू डोंट लिव इन इंडियन एरिया इन जापान एंड रेंट इन इंडियन एरिया इन जापान हैव लेस रेंट। तो हाँ, जापान में एक्चुअली एक एरिया है, 2 एरिया एक्चुअली टोक्यो के अंदर, ईदोगावा और निशिकासाई, जहाँ पर बहुत से इंडियंस रहते हैं। जो भी यहाँ पे रहने के लिए आता है इंडियंस, तो सबसे पहले वो घर ढूंढता है एक तो ईदोगावा में या निशिकासाई में। तो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा रहती है। अब मैं यहाँ पे क्यों नहीं रहता, इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, क्योंकि जब मैं टोक्यो में आया था फर्स्ट टाइम 2016 में, तो मुझे इस एरिया के बारे में पता नहीं था और मेरा जो घर था वो किसी और एरिया में था। और इसलिए उसके बाद में मेरा मन तो वहाँ पे जाने के लिए किया नहीं, क्योंकि मैंने 2 बार उसके बाद में घर भी चेंज किया है। तो अगर आप टोक्यो में आ रहे हो और आपको अगर इंडियन कम्युनिटी में रहना है, क्योंकि मुझे कोई ऐसे ये नहीं है कि मुझे इंडियन कम्युनिटी में ही रहना है, और क्योंकि वो एरिया में ना यूजुअली जो फैमिली वाले होते हैं, बच्चे वाले होते हैं, वो ज़्यादातर वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह, ग्रोसरी शॉप्स काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स वहाँ पे होते रहते हैं। तो वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो शादीशुदा और बच्चों वाले होते हैं, तो उनको बच्चे भी खेलने के लिए होते हैं इंडियन, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं वैसी जगह पे रहने के लिए, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं रहता। और रही बात रेंट की, तो रेंट आई डोंट थिंक सो कि इतना सस्ता होगा, क्योंकि टोक्यो में आप कहीं भी रहोगे तो जितना आप टोक्यो सेंटर से दूर रहोगे थोड़ा सस्ता गिरेगा। बट वो एरिया में भी आपको जो घर है
वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही मिलेगा, इतना कुछ सस्ता है नहीं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है सलमान ने, जापान में हाउस रेंट करने के बाद फर्नीचर अपना बाय करना पड़ता है क्या? तो हाँ, यूजुअली यहाँ पे दो सिस्टम है एक्चुअली। एक होता है कि अगर आप खाली घर रेंट कर रहे हो तो हाँ, आपको आपका पूरा फर्नीचर वगैरह रेंट करना पड़ेगा, रेंट नहीं एक्चुअली ख़रीदना पड़ेगा। और दूसरा होता है यहाँ पे लियो पैलेस, जहाँ पर मैं 2016 में मैं रहता था। लियो पैलेस ऐसा फंडा है यहाँ पे कि आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस जाना है वहाँ पे, आपका एक तकिया और एक बेड, आपको बस उतना ही लेना है। बाकी यहाँ पे फ्रिज, गैस, रेफ्रिजरेटर, एसी सब कुछ वहाँ पे लगा रहता है। तो वो होता है डॉर्मिटरी जैसा, बड़ा छोटा होता है वो। तो अगर आप एक ही लोग हो और आपको वहाँ पे रहना है, कुछ ख़रीदना नहीं है आपको, तो आप वो लियो पैलेस में रह सकते हो। उसका लिंक मैं दे दूँगा। अगर आप जापान में आ रहे हो और आपको कुछ नहीं लेना है, बस आपको घर में रहना है, तो आप उस लियो पैलेस में रह सकते हो। तो ये आगे दोस्तों हमारा ऑफिस काफ़ी ऊंचा है और मेरा जो फ्लोर है वो आई थिंक काफ़ी ऊपर है। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है मीट 0718 ने कि सर क्या हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं क्या जापान में फ्रॉम इंडिया? तो हाँ, फ्रीलांस तो आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी कंट्री के लिए कर सकते हो। तो जापान में अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है तो एक ऑप्शन है आपके पास में ट्रांसलेटर का, क्योंकि जापान में इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर जिनको जापानीज़ आती है और इंग्लिश आती है, तो यहाँ पे उनको वैसे लोग चाहिए होते हैं कि जो इंग्लिश जापानीज़ दोनों उनको आती है, भले फिर आप इंडिया में रहो किसी और देश में रहो। तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह ऐसी होती है जो आपको काम देगी कि आप जापानीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, डॉक्यूमेंट्स बनाओ या वीडियो को ट्रांसलेट करो। या अभी एआई के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह आए हैं, तो उनको वो सॉफ्टवेयर्स में टेस्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर की ज़रूरत होती है। मुझे भी काफ़ी सारे ऐसे ईमेल्स आते रहते हैं कि भाई तुमको फ्रीलांस का जॉब चाहिए, बट क्योंकि जापान में आप एक साथ में 2 जॉब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कभी भी उनको रिप्लाई नहीं किया। बट अगर आप इंडिया में हो और आपकी जापानीज़ अच्छी है तो आप ये फ्रीलांस का काम इंडिया से जापान के लिए कर सकते हो। और इसके साथ में आर्टिस्ट के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर आप इंडिया में हो और आपकी जापानीज़ थोड़ी बहुत अच्छी है तो यहाँ पे आर्टिस्ट को भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। तो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं काफ़ी सारा वो रिसर्च करूँगा वेबसाइट्स वगैरह फ्रीलांस वाला, और वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे चेक करिएगा। तो चलिए जाता हूँ मैं अभी ऑफिस के अंदर। 1 बजे स्टार्ट होने वाला है मेरा ऑफिस सेकंड हाफ़। फर्स्ट हाफ तो मैंने घर से ही किया था, वर्क फ्रॉम होम, और लंच ब्रेक में मैं ऑफिस में अभी आया हूँ। तो आपको मैं मिलता हूँ सीधा अभी ब्रेक में। लगी है ज़ोरों से भूख दोस्तों, तो आए हम लॉसन में। मेरे ऑफिस के बिल्डिंग में ही लॉसन का एक छोटा सा स्टोर है, और यहाँ पर आप बेंतो ले सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे खाने पीने को होता है। तो ये पूरा बेंतो का सेक्शन है यहाँ पर, और इधर पूरा ड्रिंक्स का भी सेक्शन है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ हमें खाने लायक मिलता है क्या। ये देखो यहाँ पे ना केले भी मिलते हैं, एक केला अगर आपको लेना है तो यहाँ पे 1 केला इस तरीके से पैक करके मिलता है। इस 1 केले का प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ तो आई थिंक इसके ऊपर लिखा होगा 118 येन, यानी 50 रुपये का। ये 50 भी नहीं, 60 रुपये का 1 केला है दोस्तों ये। हमारे इंडिया में तो 20 रुपये डजन में केले मिल जाते हैं। हमने अभी लॉसन से लिया है ये पास्ता का सैलेड, और साथ ही में हमने ली है ये कॉफ़ी। वो बैठ के खाना खा रहे हैं, बट वहाँ पे बिल्कुल जगह है ही नहीं, तो मैं अभी यहीं पे काउंटर पे बैठ के खा लेता हूँ इसको जल्दी से। चॉपस्टिक भी दिया दोस्तों इन्होंने खाने के लिए साथ में। आपका अगला क्वेश्चन मूवी 047 ने पूछा है कि भैया आपका सैलरी कितना मिलता है? मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों कि मेरा सैलरी कितना है। ऑफ कोर्स मैं मेरा एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बताऊंगा, बट आपको एक मैं जनरल इंजीनियर की सैलरी यहाँ पे कितनी होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। तो भी यहाँ पे फ्रेशर्स लोग आते हैं ना आईटी में, फॉर एग्जांपल अगर आईटी का हम कंसिडर करें तो ना, आप जब आप ज्वाइन करोगे यहाँ पे
तो आपको मिनिमम आपको यहाँ पे मिलेगा 4 से 5 मिलियन में बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, तो वो कितना हो गया 40-50 लाख येन। तो आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लेना। तो जब भी आप जापान में जॉब के लिए आओगे तो आपको मिनिमम 40 लाख येन तो आपको मिलना ही। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जापान में हर साल में 2 बार आपको यहाँ पे मिलता है बोनस, और हर साल आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है। तो जब भी आप यहाँ पे कोई जॉब सर्च कर रहे हो और आपको जॉब मिल भी गया तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि आपको वो कंपनी 2 बार एटलीस्ट 1 बार तो भी बोनस दे रही है या नहीं दे रही, और आपका सैलरी इंक्रीमेंट पर ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से वो दे रहे हैं नहीं दे रहे। अगर वो बोनस भी नहीं दे रहे, सैलरी भी आपका इंक्रीज़ नहीं कर रहे, तो वो कंपनी फिर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पे जॉब करना चाहिए। और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जापान के जॉब से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, और ओवर टाइम कितना मिलता है, मुझे भी कितना मिलता है, वो भी मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। तो उसका लिंक मैं दे दूँगा नीचे सारे वीडियोज़ के, आप जाके ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों पूछा है हमें इन्फो टाइम ने, वो एक्चुअली मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं एमबीए कर रहा हूँ आईएम से, तो उन्होंने उसी के बारे में पूछा है कि आई थिंक आईएम इज़ अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बट यू आर इन जापान, विच आईएम प्रिपरेशन आर यू टॉकिंग अबाउट। तो आई थिंक मुझे लगता है ये हमारे चैनल पे अभी नए हैं, तो काफ़ी लोग अभी चैनल पे नए होंगे, उनको नहीं पता होगा, तो उनको बता देता हूँ कि मैं अभी आईआईएम काशीपुर, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एमबीए के लिए होता है कॉलेज ये इंडिया में, तो वहाँ से मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ, जापान से कर रहा हूँ। हाँ, ये रेगुलर एमबीए नहीं है, ये है एग्जीक्यूटिव एमबीए, यानी ये हम विदाउट कॉलेज में जाके भी ये एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं जैसे मेरे। तो अभी आईएम काशीपुर ने क्या स्टार्ट किया है कि आप कहीं भी रहो, इंडिया में रहो या फिर कोई बाहर देश में रहो, जापान में रहो, आप आईएम से एमबीए कर सकते हो। तो ये मुझे पता चला था एक्चुअली लास्ट ईयर, मुझे 1 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये मुझे आपको न्यूज़ देना था एक्चुअली आने वाले कुछ वीडियो में, बट ये कमेंट आ गया तो मैंने सोचा कि इसी कमेंट को लेके आपको मैं अपडेट भी दे दूँ। मेरा फर्स्ट ईयर अभी ख़त्म हो गया है और अभी नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट उसका जो 4 सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप आईएम से एमबीए करना चाहते हो किसी और देश में रह के भी, तो उसका प्रोसीजर वगैरह का जो एंट्री एग्ज़ाम वगैरह होती है वो सेम होती है रेगुलर एमबीए वालों की, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगा नीचे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो एग्जीक्यूटिव एमबीए करने का, वो भी आईएम से, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें पूछा है अय्यर वेंकट ने, जो पूछ रहे हैं कि इज़ इट ट्रू दैट जापान इज़ गोइंग थ्रू इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड प्रॉपर्टी रेट्स आर ऑन डाउनफॉल, जापान येन इज़ ऑन डाउनफॉल। तो हाँ, ये एक्चुअली आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, तो सही न्यूज़ है। मैंने मेरे पुराने काफ़ी वीडियोज़ में जापानीज़ येन के बारे में आपको अपडेट दिया है कि अभी जापानीज़ जो येन है करेंसी है वो अभी काफ़ी गिर रही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है जापान में, मैंने आपको बताया था, वो जापानीज़ गवर्नमेंट ने जो 0 इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर कंपनीज़ वगैरह है वो यहाँ पे इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रही है। जो लोग कर रहे थे इन्वेस्टमेंट वो अभी अपना पैसा निकाल के अपने देश में जा रहे। तो जापानीज़ गवर्नमेंट यहाँ की जो जापानीज़ बैंक है उन्होंने काफ़ी ट्राई किया था कि जो येन है इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़ा बढ़ाने के लिए, तो अभी उन्होंने 1% कुछ अभी किया हुआ है, बट स्टिल जो करेंसी है वो अभी बहुत गंदी चल रही है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे टूरिस्ट लोग अभी इतने भर भर के आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने आज तक यानी पिछले इतने साल में मैंने इतने टूरिस्ट कभी जापान में नहीं देखे, बट वो पिछले कुछ मंथ्स में येन गिर चुका है। तो जो फॉरेन के लोग हैं उनको बड़ा सस्ता गिर रहा है यहाँ पे घूमने के लिए, खर्चा करने के लिए। तो यहाँ पे आ रहे हैं, आईफोन खरीद रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीद रहे, कपड़े खरीद रहे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सस्ता हो चुका है। बट जो लोग यहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए अगर मैं बताऊँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चीज़ें अभी धीरे धीरे महंगा होना स्टार्ट हो गया है। तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो चुकी है, बट रेंट उतना ही है, रेंट अभी उतना नहीं बढ़ा है। बट जो चीज़ें बाहर से आ रही है, वो चीज़ें अभी इंपोर्ट हो रही है बाहर देश से, जैसे फ्रूट्स हो गए, खाने पीने की चीज़ें, ये बहुत ही महंगी चल रही है अभी। तो अगर आप जापान में आ रहे हो जॉब के लिए तो आपको अभी सोचना पड़ेगा कि थोड़ा येन गिरा हुआ है, टाइम लगेगा इसको बढ़ने के लिए। देखो दोस्तों, मेरे जो ऑफिस की बिल्डिंग है ना वो आई थिंक 40-50 फ्लोर की है, और अभी तो हम 2nd फ्लोर पे ही है। यहाँ पर आए थे कुछ खाने पीने का लेने के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे रेस्टोरेंट्स है, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है, और लॉसन भी जहाँ से अभी हमने कॉफ़ी लिया था, और टाइम्स का रेंट कार भी है। यहाँ पे इनका ऑफिस है, स्टेशन, जहाँ से आप कार रेंट भी कर सकते हो। ये बिल्डिंग एक्चुअली रिसेंटली बनाया मेरे ऑफिस ने, और काफ़ी दूसरे कंपनीज़ को रेंट पे दिया है। और जो हमारा ऑफिस है वो उन्होंने कुछ फ्लोर रखे हुए हैं। और देखो यहाँ पे अगर आपको कटिंग शटिंग भी कराना है तो एक इन्होंने यहाँ पे दुकान भी खोल के रखा है कटिंग का। और यहाँ पे अगर प्राइस बता दो आपको, अगर कटिंग करना है तो 5,000 येन कट का है, महंगा है काफ़ी।
थोड़ा देर बैठते इस सोफ़े के ऊपर। मैं अगला क्वेश्चन पूछा है अननोन स्पिरिट ने, और उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको भी हेल्प करेगा अगर आप जापान में आ रहे हो। तो इन्होंने पूछा कि हाउ मच मनी शुड आई सेव बिफोर मूविंग टू जापान? आई एम प्लानिंग टू मूव फॉर जॉब। आई विल अप्लाई फॉर जॉब फ्रॉम हियर इन इंडिया एंड देन मूव, बट स्टिल वांट टू सेव एटलीस्ट 2 months टू बी सेफ साइड। तो इनका ऐसा बोलना है कि भाई जापान आने से पहले 2 महीने का इनको सैलरी नहीं, जो भी खर्चा है वो उनको सेव करके रखना है। अब मैं अगर मेरा बात बताऊँ आपको, मैं भी जापान में जब आया था तो मैंने कुछ पैसा सेव करके नहीं आया था यहाँ पे। मैं जब आया था यहाँ पे तो मेरा जो सैलरी था, यहाँ की जो कंपनी होती है ना वो बहुत आपका ध्यान रखती है। तो वो अगर आपको सपोर्ट कर रही है घर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो वो क्या करेंगे ना, आपका जो सैलरी है वो आपको बहुत जल्दी देती है। मंथ के 20 तारीख को यूजुअली आपकी सैलरी यहाँ पे मिल जाती है, और जो भी आपका रेंट वगैरह होता है वो आपको आपका जो कट होता है वो 26 तारीख के बाद होता है, यानी सैलरी के बाद में यूजुअली एंड ऑफ द मंथ आपको रेंट देना पड़ता है। तो अगर आप जापान में आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको 2 मंथ का सैलरी सेव करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा बहुत रेंट तो आपका पहले मंथ के सैलरी से निकल जाएगा, बट खाने पीने का जो है खर्चा आपका, या आपको स्टार्टिंग में जब कुछ चीज़ें खरीदोगे आपके घर के लिए ऑल, तो उसके लिए आपको बस थोड़ा बहुत पैसा जमा करना है। तो 2 मंथ का आई डोंट थिंक सो कि इतना आपको सेव करने की ज़रूरत है। बट आप यहाँ पे जब आओगे तो सबसे पहले आपके ऑफिस में आपका जो कंपनी उसे कंफर्म कर लो कि वो आपको रहने के लिए डॉर्मेटरी घर वगैरह प्रोवाइड कर रही है क्या। नहीं कर रही तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना पड़ेगा यहाँ पे घर से, उनको पहले ही पैसे वगैरह पे करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा आपको लग जाएगा। तो अगर आपका घर का वगैरह सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको सिर्फ खाने पीने की चीज़ें खरीदना है, तो मैं बोलूँगा कि 50-60 हज़ार INR में, यानी येन में कुछ 1 लाख येन हो गया, वो उतना आप 20 दिन का आपको आराम से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग आया दोस्तों, लाटी ने पूछा है। वो पूछ रहे कि हाउ डू यू जैपनीज़ कोवर्कर कॉल यू बाय योर नेम? तो मेरे जो ऑफिस के कलीग्स हैं वो मुझे क्या नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे ना जैसे इंडिया में होता है नाम से बुलाते हैं, यूएस में भी आप जाओगे तो सीधा नाम लेके बुलाते हैं, बट यहाँ पे ना नाम तो लेते हैं, उसके आगे सान लगाते हैं या कुन लगाते हैं। तो मेरे जो कोवर्कर है वो मुझे अंकितो सान बोल के बुलाते हैं। जो मेरा बॉस है वो मुझे अंकित बुलाता है, अंकितो या फिर अंकित बुलाता है, क्योंकि वो मेरा सीनियर है और बड़ा है, तो वो मुझे सान वगैरह नहीं लगाता है। बट जो मेरी एज के या मुझसे जो छोटे हैं मेरे टीम के अंदर, वो मुझे अंकित सान बोल के, और ईमेल वगैरह लिखते हैं या फिर स्लैक पे मैसेज वगैरह भी करते हैं। तो सान तो आपको पता होगा कि किसी को रिस्पेक्ट देके, जैसे मिस्टर होता है हमारा, मिस्टर अंकित, मिस्टर आशीष, ऐसे जो हम मिस्टर लगाते हैं नाम के आगे, वैसे जापानीज़ लोग सान लगाते हैं नाम के बाद में। बट एक बात याद रखना, आप खुद के लिए कभी भी सान यूज़ मत करना। अगर आपको किसी और को बुलाना है तो आप उसका नाम और उसके आगे सान लगा दो। पूर्वक महाजन ने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है टैक्स के बारे में। अगर आप जापान में जॉब कर रहे हो तो उनका ही पूछना है कि जापान में 40 से 50% टैक्स देना पड़ता है, ये बात सच है क्या? तो ये मुझसे ज़्यादा बेटर जवाब इसका में भी कोई दे नहीं पाएगा। जो इंडिया में रहता है वो इंडिया का टैक्स बता पाएगा, बट हाँ, जापान में जो टैक्स सिस्टम होता है वो 40-50% नहीं होता है। 50% में तो हाफ़ सैलरी हो गया आपका, इतना गवर्नमेंट आपको नहीं लूटेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टैक्स होता है वो आपके सैलरी के हिसाब से होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो। जितना आपका सैलरी रहने वाला है उतना आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो आपके सैलरी रेंज के हिसाब से यहाँ पे आपका टैक्स कटेगा। और एक इसका कैलकुलेटर भी है जिसमें आप आपका सैलरी डाल के आपका कितना टैक्स वगैरह कट सकता है, उसका मैं लिंक दे दूँगा नीचे, टैक्स कैलकुलेटर इन जापान, जिससे कि आपका टैक्स आपको कितना देना पड़ सकता है अप्रॉक्सीमेटली वो एक नंबर आपको दे देगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया है, तो ज़रूर आप जाके ट्राई करना कि आपका सैलरी अगर इतना है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अभी जाते ऊपर, बहुत देर से अभी नीचे बैठ के मैंने लंबा ब्रेक ले लिया एक्चुअली। अभी थोड़ा बहुत काम भी ख़त्म करना है और उसके बाद में अभी आई थिंक 2 घंटे के बाद में हमको निकलना है नोमिखाई पार्टी के लिए। तो चलिए थोड़ा बहुत अभी काम ख़त्म कर लेता हूँ मेरा, और आपको सीधा मिलता हूँ मैं जापानीज़ नोमिखाई में। तो फाइनली आज ऑफिस का काम ख़त्म करके हम निकल पड़े नोमिखाई के लिए, और ये है शाम का नज़ारा। सारे लोग अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके घर के लिए रवाना हो रहे थे और हम निकल पड़े थे हमारे रेस्टोरेंट के लिए। और ये जो 2 मेंबर है ये मेरे टीम के ही है, बाकी मेंबर जो है वो ऑलरेडी रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। 3rd फ्लोर पे आके दोस्तों मैं शॉक हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखा है इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि काफ़ी रेयरली ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जापानीज़ में इंदो, और उसी के बगल में हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ पर आज हम करने वाले हैं नोमिखाई, और जिसका नाम शायद आप पढ़ पा रहे होंगे, कांजी में लिखा हुआ है
और अंदर आते ही कुछ इस तरीके से ये दिखता है जापानीज स्टाइल रेस्टोरेंट। काफ़ी ही क्यूट सी बंदी यहाँ पे सर्व कर रही थी हमें, और अंदर आते ही हमको सबसे पहले ये दिया गीला टॉवल हाथ पोंछने के लिए, और उसके बाद में हमारा आ गया ये स्टार्टर में जापानीज सैलड, और हमने फिर ऑर्डर किया ये मेनू कार्ड जो आप देख रहे हो, ये है ड्रिंक मेनू कार्ड। खाना शाना खा के फिर हम निकल पड़े घर की ओर। तो दोस्तों फाइनली भी हम आ चुके हैं घर पे, और जो नोमी खाई था हमारा वो ख़त्म हो चुका है। पता है दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ मेरा जो बॉस था ना वो थोड़ी देर बाद में मेरे बाजू में आके बैठ गया। जापान में ऐसा कल्चर होता है कि जब आप नोमी खाई करते हो ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद में आप जगह चेंज करते हो। यानी जो आपके टीम मेंबर से अगर 10-12 लोग अगर पार्टी के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद में वो जगह चेंज कर लेते हो। और फिर थोड़ी देर बाद में मेरा बॉस मेरे बाजू में आके बैठ गया। वो ड्रिंक ऑर्डर कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि भाई ओसुसु में क्या है, ओसुसु में यानी रिकमेंडेशन। तो वो जो ऑर्डर लेने वाली बंदी थी वो आई और उसने बोला कि भाई अभी तुमको क्या ड्रिंक चाहिए। तो मैंने मेरे बॉस को पूछा कि भाई ओसुसु में बताओ तुम्हारा क्या है, रिकमेंडेशन दो मुझे। क्योंकि जापान में एक कल्चर होता है कि आप अपने बॉस को या फिर जो वेटर है उसको पूछो कि ओसुसु में क्या है, ओसुसु में वो नान देस का। तो इसका मतलब कि आप बड़े पोलाइट हो और आप उनसे अपना रिकमेंडेशन पूछ रहे हो कि आपको क्या खाना है क्या पीना है, तो वो आपको बड़ा नेचर में अच्छा समझेंगे। तो मैंने बॉस को पूछा कि बताओ, तो मेरे बॉस ने बताया क्या किया। मेरा बॉस बड़ा फनी है, उन्होंने साके कर दिया ऑर्डर मेरे लिए। मैंने ध्यान नहीं दिया होता ना, उन्होंने साके ऑर्डर कर दिया मेरे लिए और मैंने पी भी लिया। साके यानी जापानीज़ अल्कोहल होता है, एक्चुअली राइस से बनता है। जिन लोगों को पता है साके क्या होता है वो समझ चुके होंगे। वो मैंने जूस समझ के तो बातों में मैंने पी लिया, और फिर क्या पीने के बाद में हल्की से मुझे चढ़ गई। दोस्तों मुझे बहुत बहुत ही गंदी नींद आ रही है, तो मुझे चेंज भी करना है, नहाना भी है। और वो सब करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो आपके थोड़े बहुत बचे हुए क्वेश्चन है वो भी मैं जल्दी से ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है इहतीशाम भाई 1388। इन्होंने पूछा है कि सर इज़ इट जापान सेफ कंट्री फॉर फीमेल्स, विच पीपल बियर मोर डिफ़िकल्टीज़ इन जापान, हैव यू एनी नॉलेज। लड़कियों के लिए जापान सेफ कंट्री है या नहीं है। तो मेरे पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जापान अगर आप गूगल करके देख लो, जापान आपको टॉप में ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप रात में 12 बजे 2 बजे 4 बजे आप अकेले रोड पे घूम लो, कोई कुछ नहीं करने वाला है यहाँ पे। आप फिर लड़का रहो लड़की रहो, आप सोने का पूरा पहन लो और गले में और निकल जाओ रात में 3 बजे, कोई कुछ नहीं करने वाला है यहाँ पे आपको। क्योंकि जापान इतना सेफ कंट्री ना, आप ऐसे रास्ते पे 2-3 बजे से गिर के पड़ भी जाओ ना तो कोई आपको आपके घर पे पहुंचा देगा। यहाँ पे इतना सेफ़ कंट्री यहाँ पर है। तो जैसे आपने बोला फीमेल के लिए तो बहुत सेफ़ है यहाँ पे। जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं रोड के ऊपर, पुलिस यहाँ पे रात पेट्रोलिंग के लिए घूमती रहती है। वैसे ज़रूरत तो पड़ती है नहीं, बट अगर आपको शॉर्ट में बता दूँ मैं फ़ीमेल के लिए सेफ़ जापान है या नहीं है, तो हाँ 110% सेफ़ है। अगला क्वेश्चन हमें पलाश पंडित ने पूछा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान पर मंथ। तो इसका मैंने एक्चुअली एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जापान में क्या होता है, रेंट, खाने पीने का खर्चा, बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी कुछ खर्चा होता है मंथली कितना आता है, उसका मैंने एक पूरा वीडियो बना के रखा है। तो उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर उसको चेकआउट करिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं होता हूँ फ्रेश, और कल फिर से ऑफिस है और जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, अभी बज रहे रात के 11। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।